इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से अक़ीदतों को खिराज ज़वात मुक़द्दसा के हुज़ूर प्रोग्राम सक्सेस मेंटरी में मैं हूँ आपका मेज़बान ग़ज़नफ़र जावेद। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी कामयाब शख्सियात से कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी का सफ़र तय किया और आज वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनका सफ़र ही मशाल राह की हैसियत रखता है कि जिस पर चलकर नौजवान नस्ल कामयाबी का ज़ीना चढ़ सकती है। आज जिस शख्सियत का तारुफ़ मैं आपसे कराने जा रहा हूँ, इनका ताल्लुक़ तो तालीम व तदरीस से रहा, कोई 20 साल का सफ़र है और उसके बाद चूँकि ये एज़ ए न्यूट्रिशन थी और वो इनका पैशन था, उस पैशन को उन्होंने अपना प्रोफ़ेशन बनाया और आगे चल के आपने मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर इनको तकरीबन 8-9 साल से देखते आ रहे हैं। तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर ये काम कर चुकी हैं। मैं किस-किस के नाम लूँ, बड़ी अजीब बात है। बहरहाल ये कि तमाम टीवी चैनल्स पे आपने इनको देखा और जा बजा इन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशंस की और दीगर चैनल्स पे आप देखते रहते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। हमारे दरमियान हमारे साथ मौजूद हैं समरीन जुनैद साहिबा। आइए नाज़रीन इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट, आप बताइए? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। माशाल्लाह इतना आपका लंबा करियर है और मैं ये समझना चाहता हूँ सबसे पहले तो कि ये शोबा तालीम और तदरीस को छोड़ के उसको खैरबाद करके आपने जो यू टर्न लिया है, ये समझ नहीं आई। नहीं, एज़ सच मैंने खैरबाद नहीं किया और ना अच्छा, मैं कर सकती हूँ। ठीक है। थोड़ा-सा बस मैंने ना अपना रूट चेंज किया है। ओके, जी, मैं हूँ अभी भी कनेक्टेड, तालीम और तरबियत से ही कनेक्टेड हूँ। बेसिकली पहले मैं छोटे बच्चों को एंटरटेन करती थी, पढ़ाती थी। ओके। अब ये है कि अब मैं ट्रेनर हूँ और मैं जो हमारे हायर एजुकेशन में लोग काम कर रहे हैं, टीचर्स हैं, उनको ट्रेन करती हूँ। बाकी ये कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर को देखती हूँ, वहाँ पे भी मैं मल्टीपल ट्रेनिंग्स वेलनेस के हवाले से, ठीक टाइम है। मैनेजमेंट के हवाले से, देयर आर मल्टीपल ट्रेनिंग्स मैं वो कंडक्ट कर रही हूँ। ठीक है। जब करियर स्टार्ट हुआ आपका, क्या सोचा था? क्या बनना है? भाई देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टीचिंग में तो मैं एक्सीडेंटली जो है आई जम्प्ड इनटू इट अच्छा। एंड दैट एक्सीडेंट हैज टेकन माय 20 इयर्स। ओह माय गॉड! एक्सीडेंट ही इतना लंबा हो गया। बिल्कुल जी, मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था जॉब करने का। अच्छा। एज माय फादर वाज अ बिजनेसमैन, तो मुझे ये था कि मुझे फादर का बिजनेस जो है उसको आगे लेके जाना है और फिर अपना जो है एक आइडेंटिटी बना के मुझे अपना कुछ बिजनेस करना है। देयर वर मल्टीपल थिंग्स इन माय माइंड, बट एज सून एज आई कंप्लीटेड माय डिग्री, तो ओके, मुझे जो है वो एक स्कूल से जो है वो कॉल आ गई। वहाँ देयर वाज माय रिलेटिव, ओके। उन्होंने कहा जी अभी आपका डिग्री कंप्लीट हुई है, आई मीन मेरा एग्जाम्स ही हुए थे, तो उन्होंने कहा जब तक आपका ऑफ है तो आप आ जाएं, 4 to 5 मंथ्स तो आप फ्री हैं। नहीं जी नहीं, मैंने तो टीचिंग नहीं करनी, मैंने नहीं अच्छा। जाना, मैंने बिल्कुल एब्सोल्युटली अ बिग नो कर दिया उनको। ओके, देन शी अप्रोच्ड माय फादर एंड शी आस्क्ड हिम, शी रिक्वेस्टेड कि प्लीज अमीन को भेज दें, आप थोड़े दिन के लिए भेज दें, अभी सही। यहाँ पे एक टीचर है उसकी अचानक शादी हो रही है, तो आप उन्हें भेज दें। फिर फादर ने मुझे कहा कि बेटा आप फ्री तो हो घर में, आप चली जाओ। फॉर द मैंने कहा टाइम चलें, बीइंग थोड़ा फॉर सा द पढ़ना है। टाइम बीइंग, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग आई एक्सेप्टेड एंड आई सेड ओके फाइन। फिर व्हेन आई वेंट टू द स्कूल, वो मॉन्टेसरी स्कूल था, अच्छा, वहां मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और वो छोटे छोटे बच्चे इतने क्यूट, मुझे बहुत मजा आया उनके साथ टाइम वाह! स्पेंड करके। क्या बात! फिर मैंने प्रॉपर मॉन्टेसरी कोर्स किया वेरी उन्हीं नाइस। बच्चों के साथ करते करते, और फिर वो सफर मेरा स्टार्ट हुआ और दैट जर्नी लास्टेड टिल 2019। ओके, 2019 तक मैंने मल्टीपल ओ लेवल्स स्कूल्स में पढ़ाया, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे ग्रेड्स पढ़ाए मैंने, ठीक है, जूनियर लेवल से लेके मैंने, आप ये समझ लीजिए कि हायर ग्रेड्स तक, क्लास 10 तक मैंने जो है ठीक फिर है। पढ़ाया मल्टीपल तो क्या क्लासेस को। सब्जेक्ट रखती थी आप? मेरे देखिए, आपको बड़ी हैरत होगी सुन के, मोस्टली ऐसा होता है कि जो उर्दू पढ़ा रहे होते हैं वो इंग्लिश सब्जेक्ट से थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं पढ़ाने बिल्कुल, के लिए कि बिल्कुल। नहीं हम इंग्लिश सब्जेक्ट्स नहीं हुँ, मैनेज कर सकते, हुँ, और जो इंग्लिश टीचर्स होते हैं वो कहते हैं जी हम उर्दू नहीं कर सकते। तो मैंने जो है इस चीज़ को एज अ चैलेंज लिया हुँ। और मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए। अच्छा, तमाम जी, सब्जेक्ट्स पढ़ाए। इन 20 इयर्स में अराउंड कोई 4 to 5 इयर्स मैंने उर्दू, प्रॉपर उर्दू पढ़ाई, अच्छा, और बाकी के 15 इयर्स जो है मैथ्स एंड साइंस वाज माय कोर सब्जेक्ट, और ओके, बाकी इंग्लिश भी पढ़ाया, सोशल वेरी स्टडीज नाइस। भी पढ़ाया। ज़बरदस्त है। हम्म, तो अच्छा रहा सफ़र आपका? बहुत अच्छा रहा। सबसे अमेजिंग जो सफ़र था मेरा वो था ग्रेड 9th एंड 10th को, जब मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ाया। ओके। दैट वाज माय अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि बच्चे बड़े थे और वो अंडरस्टैंड करते थे, समझदार हो जाते हैं बिल्कुल 9-10 में। समझदार थे ना, तो वो आप एक समझ लीजिए छोटा सा उनको आपने इशारा किया हुँ, और वो फौरन समझ जाते थे और दे वर लाइक लविंग। हुँ, बस मैं ये कहती हूँ कि वंस यू मेक योर स्टूडेंट रियलाइज हुँ, कि यू लव देम, हुँ, हुँ। फिर दे कैन डू वंडर्स फॉर यू।
और वही स्ट्रैटेजी ने मेरी काम किया। वहां पे मैंने उनको उन्हीं के लेवल पे जाके पढ़ाया, फ्रेंडली उनको रखा, इतना अच्छा आउटपुट मिला कि बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया बच्चों का। तो आई रियली एंजॉयड। बहुत अच्छा। तो आगे चल के जब आपने सोचा दोबारा से इस तरफ आने का, तो वो क्या कोई हादसा था, कोई एक्सीडेंट था या क्या था? अच्छा जी, हुआ कुछ यूं कि जब मैं व्हेन आई वाज कंप्लीटिंग माय डिग्री, क्योंकि मेरी है ही फूड्स एंड न्यूट्रिशन की डिग्री, तो जब मैं वो कर रही थी तो ऑब्वियसली मेरा एक इंटरेस्ट था कुकिंग साइड पे, तो डेफिनेटली था, तभी आई चोज दैट फील्ड। तो वो मैं कर रही थी। उस दौरान जो है एक टीवी चैनल था, वहां पर प्योरली कुकिंग के ही प्रोग्राम्स आते थे। अच्छा, अब वो चैनल इज नो मोर। बिल्कुल सही। वहां पे कुछ मेरे फेवरेट पर्सनालिटीज थी, कुकिंग एक्सपर्ट्स थी, काफी सीनियर, तो उनसे मैं बड़ी इंस्पायर्ड थी। फिर उनको मैंने देखा, मैंने कहा जिस तरह काम कर रही हैं, तो बस एक होता है ना स्टूडेंट लाइफ में कि हम भी कर सकते हैं ऐसा, तो बस वहां से इंटरेस्ट डेवलप हुआ, इंस्पिरेशन वहां से मिली। एग्जैक्टली। उस टीवी चैनल पे 2-3 जो शेफ्स थे, इनफैक्ट कुकिंग एक्सपर्ट्स थी वो खवातीन, वहां से इंस्पिरेशन मिली। एंड देन आई जस्ट टुक इट, यू नो, बड़ा डेप्थ में जाके मैंने उसको लिया और मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ करना है। फिर उसके बाद मैंने ये टीचिंग में, एज आई टोल्ड यू, कि एक्सीडेंटली मैं आ गई। बस फिर मुझे ये था कि नहीं, करना है और मुझे किसी अच्छे चैनल से स्टार्ट करना है, और मुझे किसी मॉर्निंग शो में एक छोटा सा काउंटर लेके नहीं खड़े होना। अच्छा। मुझे अपनी इंडिविजुअलिटी चाहिए, जो चीज इनबॉर्न थी मुझ में कि खुद करना है ना, करना है, और अपने बिजनेस जैसा माइंड था आपका। एग्जैक्टली। तो मुझे ये था कि जी कुछ अच्छा करना है, ऐसे कि मैं कॉर्नर पे ना एक एक्स्ट्रा पीस ना नजर आऊं, मेरी अपनी आइडेंटिटी हो। सही है, जैसे मीडिया चैनल्स के ऊपर होता है, आमतौर पे होता है कुकिंग चैनल्स में। अब तो खैर अच्छे रिनाउंड पर्सनालिटीज भी, दे आर द पार्ट ऑफ द मॉर्निंग शोज, बट एट दैट टाइम बस वो दैट थिंग वाज देयर इन माय माइंड कि नहीं, खुद करना है। देन आई स्टार्टेड स्ट्रगल। मुश्किल था जब स्टार्ट किया? बहुत मुश्किल चैनल्स था। पे चांस कैसे मिला? चांस कैसे मिला? इट टुक्स अराउंड 7 years। 7 साल लगे मुझे अपने उस मुकाम पर पहुंचने में जो मुझे चाहिए था। बट मैंने वो चूटी वाली एग्जाम्पल है ना, कि वो जाती है, ऊपर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। तो ये हुआ, और फाइनली मैं, एक बड़ा रेनाउंड चैनल है जो कि दैट इज द ओनली कुकिंग चैनल इन पाकिस्तान नाउ, वहाँ जो है मुझे किसी एक, मैं तो उनको एंजल कहूंगी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक साहब हैं, उन्होंने नाम बताया मुझे, कहने लगे कि कोशिश करें इनको किसी तरह अप्रोच कर लें अपना। मैंने बहुत ट्राई की, इतनी बार कॉल की उस चैनल पे, नहीं हुआ कांटेक्ट। अच्छा। एक दिन मैं बड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी ना, जब मैं कोई कुकिंग प्रोग्राम देखूं तो मुझे ख्याल है कि मुझे भी करना है, मैं फिर फौरन कॉल करती थी। एग्जैक्टली। फिर जी मैंने उनको कॉल की, एंड फाइनली किसी ने फोन उठाया, किसी साहब ने, हमेशा कोई लेडी उठाती थी, उनकी सेक्रेटरी, अभी अवे हैं, पीए हैं, आई मीन अभी नहीं है यहाँ पर, उनकी पीए कहती थी। फाइनली एक साहब ने फोन उठाया, मैंने कहा जी मुझे उन साहब से बात करनी, मैंने नाम लिया। उन्होंने कहा कौन मोहतरमा बात करनी? मैंने कहा अब आप मेरा पूरा इंटरव्यू करेंगे, मैं कौन हूँ? मैंने कहा मैं थक गई हूँ कहानी सुना सुना के कि मैं कौन हूँ। और आपके चैनल पे तो मुझे पता है हर चैनल की तरह सोर्स ही चलती है, तो कोई ऐसा मौका मिलेगा कि मेरी उन साहब से बात हो सके? तो कहने लगे बीबी, मैं आप जरा कल स्टूडियो तशरीफ तो लेकर आइए हमारे। मैंने कहा पूछ सकती हूँ कौन साहब बात कर रहे हैं? तो पता चला वो वही साहब थे जिनसे मुझे बात करनी चाहिए। नेक्स्ट डे पहुंच गई जी वहाँ, अपना लैपटॉप खोला, अपनी वर्किंग दिखाई, क्रिएशंस दिखाई। उन्होंने फॉरेन प्रोग्रामिंग मैनेजर को बुलाया, और क्योंकि मैं वहाँ एज ए गेस्ट 2-3 बार अपीयर हो चुकी थी उस चैनल पे, दूसरे शोज में, जी हाँ, तो उनको बुलाया प्रोग्रामिंग मैनेजर को। उन्होंने कहा इनको अभी तक प्रोग्राम क्यों नहीं दिया आपने ना? विदाउट एनी ऑडिशन, विदाउट एनीथिंग, यानी जो आपने काम कर रखा था पहले से वो देख करके, जी हाँ, पिक्चर्स दिखा दी मैंने उनको कि जी मैं ये क्रिएटिविटी कर सकती हूँ। जैसे मैंने उनको अपनी बर्गर की ट्रेन दिखाई, अच्छा, कीमे का केक दिखाया, अच्छा, जी जी, फिर मैंने वो पूरा बुके बनाया हुआ था स्प्रिंग अनियन से। तो वो बड़ी अनयूजुअल सी चीजें थी, वो देख के बड़ा इंस्पायर हुए, एंड दिस इज हाउ आई केम इनटू दिस फील्ड। और बस फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह कहानी चल पड़ी। और फिर मेरा सोलो शो उस चैनल पे स्टार्ट हुआ डायरेक्ट। मेरा अपना सोलो शो, ना कोई इसमें होस्ट था, मैं खुद ही होस्ट थी और खुद ही कुकिंग एक्सपर्ट थी। मैंने स्टार्ट किया वहां से। तो क्या इसमें वेरिएशंस होती हैं कुकिंग के हवाले से? अगर हम देखें तो नॉर्मली शेफ तो शेफ होता है, जी बिल्कुल, और शेफ तो हमारे घर में जो खवातीन होती हैं वो भी शेफ होती हैं, तो ये क्या फर्क होता है? कोई कोर्सेज होते हैं, कोई डिप्लोमास होते हैं, क्या? अच्छा, ये बड़ा अच्छा और वैलिड क्वेश्चन किया। ये आप समझ लें मेरी दुखती रग है जो आपने दबा दी।
हर Actually, कोई शेफ बनने की कोशिश करता है आजकल। कोशिश करता है। हाँ, हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था, बिल्कुल। ये क्या है? और न सिर्फ कोशिश करता है बल्कि बन अपने जाता साथ है। टैग लगाया हुआ है शेफ जी का। शेफ, ये जैसे आप हैं, बिल्कुल अपने नाम के साथ आप शेफ लगा लें, जी, हर कोई। ऐसे। अरे भाई आप ये देखिए, मैं आपको सिंपल बेसिक से एग्जांपल दूं। एक कंपाउंडर है, वो किसी डॉक्टर के साथ एसोसिएटेड है, उसके क्लिनिक में काम कर रहा है, इवन स्पेंडिंग 20 to 30 years, he एक बड़ा cannot तजुर्बा। be called a doctor। लेकिन डॉक्टर नहीं कहलाएगा, नहीं 20 कहलाएगा साल ना, के तजुर्बे के बाद भी डॉक्टर नहीं बावजूद भी वो कहलाएगा। डॉक्टर नहीं कहला ऐसे ही, सकता, वो बिल्कुल सही। कंपाउंडर ही रहेगा। बिल्कुल सही। बिल्कुल इसी तरीके से until and unless you do not have the authentic degree, ये पूरा भाई 4 साल की डिग्री है, बेसिक डिग्री शेफ की। जैसे हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं पाकिस्तान में देखें तो कौथम है, पीथम है, जी हाँ, मास्टर शेफ आजकल जी हाँ, ठीक है, तो और इस तरह के तो और कोई इदारे हैं इसके सिवा और जो देखिए कोर्सेज करवाते हैं? बिल्कुल ठीक। देखिए ये बेसिकली ये लोग कोर्स कराते हैं, ये आई डोंट थिंक सो कि डिग्री प्रोग्राम करवाते हैं। हमारा जो बेसिक आप ये समझिए जो स्टार्ट हुआ, ये होम इकोनॉमिक्स कॉलेज है, राना लियाकत अली खान कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स, राइट? यहाँ पर मल्टीपल फील्ड्स हैं। अच्छा, ठीक है जी, आप यहाँ ज्वाइन करते हैं, बेसिक्स आप यहाँ से करते हैं। बेसिक करने के बाद फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें स्पेशलाइजेशन कहाँ से करना चाहते हैं। और इसके प्रॉपरली मैं समझती हूँ कि प्रॉपर डिग्री कोर्सेज यहाँ पे हैं हमारे पास, लेकिन डिग्री प्रोग्राम्स नहीं है हमारे। शेफ के लिए ही और शी मस्ट हैव द डिग्री होगी, डिग्री के बाद फिर आपकी इंटर्नशिप होती है, आप इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं। अब ये थोड़ी है कि आपने किचन में खड़े होके 4 रेसिपीज बना ली एंड देन यू आर बीइंग कॉल्ड अ शेफ, अपने आप को शेफ कहने लग गए। नॉट पॉसिबल। शेफ में आप ये देखिए, जब हमने किया था तो हमने प्रॉपर हर चीज सीखी, तमाम उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, कौन कौन सी चीज में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट होता है। मिल्क जैसे सिंपल सी एग्जांपल है, 8 टाइप्स ऑफ मिल्क हमने पढ़े। अच्छा जी, 8 टाइप्स के मिल्क होते हैं। आई मीन इट्स लाइक डीप डिटेल, बहुत ज्यादा डीप डाउन डिटेल है इसकी। तो वो जब आप पढ़ते हैं उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी होती है ना। आप खाली ये नहीं कह सकते कि जी आपने एक्सेल कर लिया है पाकिस्तानी कुजीन में और आपने खाना बनाना सीख लिया तो आप शेफ हैं। आप शेफ हो जाएंगे। हेल्दी खाना कैसे है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कैसे हमें मैनेज करनी है, और वो खाना जो है टेस्टी भी कैसे बन रहा है, ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आपने चूंकि न्यूट्रिशन के हवाले से पढ़ा था, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करती हैं एज ए शेफ आप? इसमें क्या क्या चीजें जो फायदा पहुंचाती हैं आपको, जाहिर है? डेफिनेटली ये तो बहुत ज्यादा, आप ये समझ लीजिए कि दिस इज जस्ट द चेरी ऑन द केक। ये वाला सिस्टम है। क्योंकि देखिए एक शेफ जो होता है उसको ये नॉलेज होती है कि भाई आपको रेसिपी कैसे क्रिएट करनी है, और जो न्यूट्रिशनिस्ट होता है उसको ये पता होता है कि हमें इसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें कैसे बैलेंस करने हैं, कैसे मैनेज करने हैं, सेहत के लिए कितना जरूरी है। ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत, आप ये समझ लीजिए कि ग़िज़ा में कितनी ग़िज़ाइयत है, ग़िज़ाइयत को हम कैसे बैलेंस रख सकते हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट का ये काम होता है। तो जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो मुझे शेफ के साथ साथ ये भी पता होता है कि अच्छा जी ये चीज़ अंडर कुक नहीं हो जाए, ये चीज़ ओवर कुक नहीं हो जाए, ये इतना पकेगी तो इसके न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाएंगे, क्या चीज कच्ची खा सकते हैं तो ज्यादा फायदेमंद है, क्या चीज आप पका के खाएं तो ज्यादा फायदेमंद है। मेरा ख्याल है हर शेफ को ये करना चाहिए, साथ बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। अब तो देयर आर सो मेनी अवेयरनेस सेशंस एंड कोर्सेज, अगर पूरा ना सही तो एटलीस्ट मैं समझती हूँ कि किसी अच्छे ऑथेंटिक इदारे से आप एक न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स तो कर ही सकते हैं ना, जस्ट टू गेट द अवेयरनेस। तो ये बहुत अच्छा हो जाता है एक शेफ के लिए खास तौर पे। तो जब ये आपने किया था कोर्स, जब आप कर रही थी उस वक्त, जब तो आप शोबा तालीम और तदरीस में भी नहीं थी, तो जब आप ये कर रही थी तो उस वक्त सोचा था आपने कि आपने शेफ बनना है या इस तरह की कुछ? मैंने आपको पता है मेरा शुरू से माइंड था कि मुझे बिजनेस में जाना है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये बेसिकली कोर्स नहीं था, मेरी डिग्री है। जी मैंने डिग्री प्रोग्राम था पूरा मेरा। तो जब मैं पढ़ रही थी तो उस वक्त माइंड में यही था कि एक तो फादर के बिजनेस को जो है मैंने टेक ओवर करना है, और उसके साथ साथ अपना भी मुझे कुछ स्टार्ट करना है ना, कोई भी प्रोडक्ट बनानी है या कोई भी चीज बिजनेस में बस आना है मुझे, बस वो बिजनेस माइंडेड थी मैं शुरू से, तो ऐसा था। तो अब ये जो मसरूफियत है आपकी, आजकल आप क्या करती हैं इसके साथ साथ? चैनल्स की तो काफी मसरूफियत रहती है, जी शोज भी आप करती हैं, अलग से शोज भी करती हैं, मॉर्निंग शोज भी, और दीगर शोज में आप गेस्ट भी बैठी होती हैं, अपने शोज भी करती हैं। फिर आजकल तो आप ट्रांसमिशन की पूरी ट्रांसमिशन ही कर रही हैं। जी तो टाइम कैसे निकालती हैं? देखिए मैं बेसिकली जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कंडक्ट करती हूँ उसमें बहुत सारे लोग, इसकी बहुत डिमांड आती है मेरे पास कि ये टाइम मैनेजमेंट और एक स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये 2 ट्रेनिंग्स की लोग बड़ी डिमांड करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट में मैं लोगों को बताती हूँ
कि लोग कहते हैं जी टाइम ही नहीं है, आजकल हम्म। छोटा छोटा बच्चा भी कहता है टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, मसरूफ बहुत है। मैं समझती हूँ 24 आवर्स आर मोर देन इनफ। आप अच्छा। उसमें खुद को भी टाइम दे सकते हैं, ओ, अपनी फैमिली को भी दे सकते हैं, अपने अच्छा। वर्क को भी दे सकते हैं। मैं पूरा फॉर्मूला जो है इसका कैलकुलेट करके बताती हूँ, आपसे भी शेयर करती हूँ। बिल्कुल, क्या क्या टिप है इसकी? बहुत जबरदस्त चीज है जी बिल्कुल, टाइम आप मैनेजमेंट। बिल्कुल जी टाइम मैनेजमेंट। आप अगर देखें, बात ये होती है सबसे पहले हर दुनिया में जितना भी काम हो रहा है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई वर्किंग आई मीन जॉब ओरिएंटेड पर्सन है, सबकी लाइफ में 3 चीजों पर बेस करती है लाइफ: प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन। हर काम, राइट? तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। राइट? प्लानिंग में हमने क्या करना है, एक दिन में हमारे पास कितने हैं? 24 आवर्स। 24 आवर्स है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में। सही है। एक पार्ट में कितने आवर्स आ गए? 8 आवर्स। 8 प्लस 8 प्लस 8, एक पूरा 8 का सेट हमारा काम को दे दिया हमने। ठीक है। ऐसे ही होता है ना, 8 आवर्स की जॉब होती है ना? आपने दे दिया 8 आवर्स, ठीक है जी। अब हमारे पास बचे 16 आवर्स। दूसरा सेट उठाते हैं 8 आवर्स का। 8 आवर्स का। उस 8 आवर्स में आपने क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज थकन के बाद हमें चाहिए रेस्ट। सोने का टाइम है, 8 घंटे सोना है, ठीक है। अब 8 घंटे तो हैं आपके पास, राइट? आपकी मर्जी, आप पूरे 8 घंटे वन गो में सो जाएं या उसको ब्रेक करें, कैसे वो बाद में करेंगे। अब आ जाते हैं लास्ट 8 आवर्स पे। 8 आवर्स बचे। उन 8 आवर्स का गेम है सारा। काम भी कर लिया हमने, रेस्ट भी कर लिया, बाकी बचे 8 आवर्स। किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, इबादत तो होती है उसमें, ठीक है? किसी भी रिलीजन का मैंने पूरा इसको रिसर्च किया और देखा, पूरे दिन की 2 घंटे से ज्यादा की इबादत नहीं है मैक्सिमम। हम क्योंकि मुसलमान हैं तो हम अपनी बात करें, 5 नमाजें, बिल्कुल सही, घंटे भर की भी नहीं है, ऐसे 1 घंटा पूरा आपको मिल रहा है कुरान पाक पढ़ने के लिए। 2 घंटे की इबादत, 2 घंटे की इबादत है ना, 2 घंटे निकाल दिए हमने। अब उसमें भी मर्जी आपकी कि आप देखें अल्लाह से भी रुजू कर रहे हैं या जो भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप अपने रिलीजन के हिसाब से इबादत कर ली। पीछे बचे हमारे पास 6 घंटे, ठीक है जी। उन 6 घंटे में अगर आप खातून हैं, खाना बनाती हैं, इवन ज्वाइंट फैमिली भी है, तो भी 1 घंटा कुकिंग के लिए बहुत है, ठीक है? 1.5 ले लें, ठीक है? आप तो खुद भी बिल्कुल चलें, जो एक्सपर्ट नहीं है 1.5 ले लें, ठीक है? और जो मर्द हजरात हैं, अगर वो कुछ और अपना काम करना चाहते हैं 1 घंटा वो, फिर पीछे कितने बचे हमारे पास? 5 घंटे। 5 बचे, 2 घंटे हमारी इबादत में गए, 1 घंटा कुकिंग में चला गया, 5 घंटे हैं। 5 घंटे में से 1 घंटा आपने दिया अपनी फैमिली को। आप फादर हैं, भाई हैं, माँ हैं, ठीक है, बहन है, जो भी है, 1 घंटा आपने अपनी फैमिली को दिया। वो 1 घंटा कौन सा है? डिनर का टाइम मस्ट कर लें कि फैमिली के साथ स्पेंड करना है, डिनर टेबल पे फैमिली के साथ ही करना है, फैमिली के साथ करना है, टाइम वहां लग जाए। बिल्कुल, उसमें कम्युनिकेशन होगी आपकी, अच्छी बॉन्डिंग होगी। अगर आप फादर हैं तो बच्चों से पूछें, बेटा स्कूल में कैसा दिन गुजरा, आज क्या किया आपने, क्या नहीं किया। माँ बाप के साथ बैठ रहे हैं तो पूछा, अम्मी जी आपका दिन घर में कैसा गुजरा, ठीक है? इस तरह वाइफ से पूछें, बहन से पूछें, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, दिन का अहवाल दें भी और लें भी। इस तरह आपके बच्चे आपके एक्सपीरियंसेस से विदाउट टाइम वेस्टेज सीखेंगे, नुकसान नहीं उठाएंगे, ठीक है? फिर अगर किसी बच्चे ने कोई सिचुएशन आई क्रिटिकल के, मेरे साथ आज ये हुआ, सही है, आपने पूछा दूसरे बच्चे से, फौरन आंसर ना करें। बेटा अगर आप होते सिचुएशन में तो क्या करते? अच्छा, वो अपने रिव्यूज देगा, बिल्कुल सही। मे बी आपके माइंड में जो उससे अच्छा आपका बेटा या बेटी आपको जवाब दे दे, राइट? नहीं तो आप उसको करेक्शन कर दें, अच्छा बेटा थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया, और अगर मैं होता आपकी सिचुएशन में तो ये करता या ये करना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस भी मिल गई, एडवाइस भी मिल गई, मी टाइम भी होगी, सब हो गया, बाउंडिंग हो गई। फिर भी पीछे बच गए हमारे पास 4 घंटे, बिल्कुल सही, ठीक है? उसमें से 1 घंटा निकाले मी टाइम। मी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं समझती हूँ इफ यू आर नॉट टेकिंग आउट मी टाइम, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। 1 घंटा निकालें, अब उसमें वट एवर यू लाइक वॉचिंग टीवी देखें, यू लाइक रीडिंग, तो आप रीडिंग कीजिए, वट एवर यू लाइक, स्पेंड योर टाइम इन दैट वन पर्टिकुलर आवर। जिमिंग करना चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ फोन पे बात करना चाहते हैं, लेकिन उस 1 घंटे में सिर्फ वो करें वट एवर यू वुड लाइक टू डू। वो 1 घंटे में आप ना करना चाहते हैं वो करें, ना आपने उसमें अपनी जॉब को कंसिडर करना है, ना बिजनेस, ना फैमिली, ना कोई टेंशन, ना कुछ। वो 1 घंटा आपका है। वो 1 घंटा आपको नेक्स्ट डे के लिए एनर्जी देगा, एनर्जी बूस्ट करेगा। क्या बात। और आप अगले दिन के लिए बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाएंगे। पीछे कितने बचे हमारे पास? 3 घंटे
है ना एक्स्ट्रा टाइम, उसमें प्लानिंग करें, मर्जी है सो के गुजारें, क्या बात। या अपने अपकमिंग डे की प्लानिंग करें, या अपने फ्यूचर प्लान्स करें। ये है 24 आवर्स का आपका पूरा यानी मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है जो हम मैनेज नहीं कर पाते, और अजीब हो जाता है कि अब टाइम ही नहीं है हमारे पास। बिल्कुल। और इन 3 घंटों में से रात को सोने से पहले ज्यादा टाइम नहीं, आधा घंटा निकालें नेक्स्ट डे के लिए, अपना एक पॉइंट्स टू रिमेम्बर या थिंग्स टू डू करके आप लिख लें कि मुझे कल ये करना है, क्या क्या करना है, और आज को एनालाइज करें कि क्या मैंने आज जो प्लानिंग की थी वो कंप्लीट हुई है, उसमें कुछ रह गया तो उसे कल पे। फिर वो देखिए 2 घंटे हैं ना हमारे पास, हम कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम ही टाइम है। वाह वाह, बहुत अच्छा आपने Thank बताया, you, ये बहुत जबरदस्त शुक्रिया। एक पूरा फॉर्मूला बता दिया किस तरह टाइम मैनेज करना है। बिल्कुल जी। तो शेफ के हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ कि मुख्तलिफ आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जो अपनी खिदमात दे रही हैं वो किस हवाले से है? आप एज ए ट्रेनर जाती हैं या वहाँ पर भी शेफ के हवाले से कोई काम है आपका, वो क्या है? कॉर्पोरेट सेक्टर में बेसिकली एज आई टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग देयर एज अ ट्रेनर, वहाँ पर जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज ट्रेनिंग्स भी होती हैं। एक तो मैं पूरा ट्रेनिंग का स्केड्यूल बना के जो जेनेरिक है वो मैं शेयर कर देती हूँ क्लाइंट से कि जी ये हमारे पास अवेलेबल ट्रेनिंग्स हैं, और फिर मैं उनसे पूछती हूँ व्हाट इज़ योर नीड, उनके अकॉर्डिंग टू नीड हम बनाते हैं। जिसमें सबसे पहले देखिए वेलनेस सीरीज़ है। वेलनेस आजकल देखिए लोगों को, एक वक्त था न्यूट्रिशन का भी नहीं पता था कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एंड हु इज द न्यूट्रिशनिस्ट, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अब लोगों को पता है कि देयर इज समवन, राइट। वरना पहले होता था बड़े हॉस्पिटल्स में कोई एक आध आपको न्यूट्रिशनिस्ट नजर आता था, मुश्किल से बुलाना पड़ता था फोन कॉल करके। बिल्कुल जी, ऐसा होता था कि हॉस्पिटल्स में ही आपको नजर आते थे, किसी होटल में कहीं कोई नजर आ गया। बट अब अवेयरनेस है। अब दिस इज द हाई टाइम टू अंडरस्टैंड वेलनेस एज वेल। वेलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये समझते हैं कि जी हमने बैलेंस डाइट ले ली, हमने अच्छा खाना खा लिया तो हम वी आर हेल्दी, वी आर लाइक दैट्स इनफ। नो, दैट इजंट इनफ। जब तक आपका माइंड सेट नहीं है, माइंड फ्रेश नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि यू आर हेल्दी? सिर्फ खाना इज नॉट इनफ। पीस ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन, ये जैसे मैंने आपको बताया टाइम मैनेजमेंट है। आजकल छोटा सा बच्चा है ना, वो आपको कहेगा तंग नहीं करो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बहुत टेंशन, टेंशन बता देगा। टेंशन हो रही है। बच्चे को क्या पता टेंशन क्या है? उसको पता नहीं होगा कि टेंशन क्या है, बट उसने सुन के उसने टेंशन बना ली। एग्जैक्टली। तो मैं इस चीज का करवाती हूँ कि हाउ टू मैनेज द एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी मैनेजमेंट कैसे हो सकती है? एंगर मैनेजमेंट, क्योंकि जब एंजाइटी होती है तो वो बाहर आती है नाराजगी की शक्ल में। नाराजगी, ठीक है ना, वो नाराजगी की शक्ल में, और बाय द एंड वो हमारा अपना नुकसान है। सही है। क्योंकि कहते हैं ना कि गुस्सा एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप दूसरों के गुनाह की सजा खुद को देते हैं। अच्छा, देखिए ना, आप गुस्सा कर रहे हैं, आपको बॉस ने डांटा, घर आए सारे रास्ते सोचते बाय, बॉस ने मुझे ऐसे डांटा, ये वो, सारे रास्ते जलते कुड़ते आ रहे हैं। दिमाग मैंने क्या कर दिया था मैंने। एग्जैक्टली, कंपैरिजन शुरू हो गया। रास्ते पर टेंशन में आए, दिमाग बिल्कुल माउफ है। घर में एंटर हुए, बच्चे इंतजार कर रहे हैं आपका, वाइफ वेट कर रही है, उसको देख के आपके पास वही टेंशन है। आपने फ्रस्ट्रेटेड था, आपने वाइफ को डांटा, चलो जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। वो टेंशन वहां डाइवर्ट हुई। अब वाइफ शक्ल देख रही कि यार मैं तो वेट कर रही थी, डांट पड़ गई। अब वो वाइफ किचन में जाएगी, मैंने क्या किया था, वो टेंशन वहां चली गई। अब उसके पास आ गई। अब उसके पास आई। सही है। अब वो बेचारी मासूम सोच रही मैंने क्या किया था, मैं तो बैठी थी, वो बेचारी कोई गुड न्यूज लेके बैठी थी कि या कोई अपनी रिक्वायरमेंट लेके बैठी थी कि मुझे कुछ करना है, वो शौहर से बात कैसे करे। अब वो गुस्से में पीछे से बच्चा आया, मम्मी मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी, चलो जाओ यहाँ से इस वक्त। उसने अब वो टेंशन आगे ट्रांसफर उसमें हो गई। अब वो बच्चा माँ को देख रहा है, अभी तो मम्मी ठीक थी, हाँ ये क्या हुआ। अब बच्चा माँ को तो कुछ नहीं कह सकता, वो बाहर गया, उसके घर में पैट था, उसने उसको क्या किया, जोर से किक मारी, जोर से किक मारी। अब वो पैट सोच रहा है कि भाई ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरा क्या कसूर है, क्या कसूर था। उसमें चली गई वो टेंशन सारी। वो बेचारा डर के, दरवाजा खुला है, वो बाहर गया। जब वो बाहर भागता हुआ गया, बाहर से वो बॉस गुजरे तो उसने जाके उनको काट लिया। तो बाय द एंड जहां से टेंशन शुरू हुई थी वहां आके खत्म हो गई। तो ये चीजें, ये तो खैर मैंने आपको एक स्टोरी फॉर्म में चीज आपसे शेयर की, लेकिन इससे रिलेटेड हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें हम लोगों को प्रॉपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी करवाते हैं
और हैंड्स ऑन के साथ हम उनको बहुत सारी चीज़ें उनसे शेयर करते हैं। तो ये पूरी 9 to 5 जो होती है हमारी ट्रेनिंग होती है 6 to 8 आवर्स की। इसमें मल्टीपल चीज़ें करवा के, इसमें वेलनेस भी आती है, इसमें ये सारी चीज़ें भी आती हैं। प्रोफेशनलिज्म पे हम ट्रेनिंग करते हैं। बहुत सी खवातीन होती हैं वो बैंक में जॉब कर रही हैं। सही है। अब अगर हम इस्लामिक बैंक की बात करें तो इस्लामिक बैंक में हिजाब इज़ मस्ट, राइट, या अबाया इज़ मस्ट। अब वो उस जो खातून है उनका जो बैकग्राउंड है वो इतना कोई रिलीजियस नहीं है या शी इज नॉट कंफर्टेबल टू वेयर, राइट। अब उनको ये नहीं पता कि उसको आप स्टाइलिश वे में भी तो कैरी कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल बना के बिल्कुल जी कर सकते हैं, उसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो ये, और कुछ लोग होते हैं उनको इतनी सेंस नहीं होती कि जी कॉर्पोरेट सेक्टर में आप ऑफिस जा रहे हो बड़े बड़े डैंगलिंग इयररिंग्स पहने हुए हैं। तो बेसिकली ये एक बेसिक सी चीजें हैं जो बताते हैं। बिल्कुल, कलर कॉम्बिनेशन है, फैब्रिक है, कौन सा फैब्रिक किस इवेंट पे पहनना है। ऑफिस जा रहे हैं तो क्या ऑफिस का कोई लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर का इवेंट है, ऑफिशियल इवेंट है, तो वहाँ कैसे आपको ड्रेसअप होना है। ये सारी चीजें जो हैं ये प्रोफेशनलिज्म में आती हैं और ये हम सब सेशंस में आपका बिल्कुल जी उसमें कवर करते हैं। तो ये मुख्तलिफ रहता है। अच्छा, आप फार्मा के साथ भी कुछ ना कुछ करती रहती हैं, फार्मास्यूटिकल्स के साथ। जी जी। तो उसमें आप क्या उनके जो मैं कहता हूँ कि इंग्रेडिएंट्स उनकी दवाइयों के होते हैं उसमें कोई आपका ये पार्ट होता है न्यूट्रिशन का या और कुछ है? जी बिल्कुल, देखें एक कंपनी है, उस कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च किए रिसेंटली, फ्यू मंथ्स, लाइक कपल ऑफ मंथ्स बैक। तो किसी PR एजेंसी ने मुझे रिकमेंड किया, उनके थ्रू मैंने फार्मा से कनेक्शन हुआ मेरा। उन्होंने कहा जी हमारी ये प्रोडक्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में एज अ मेडिसिन इंट्रोड्यूस ना करें। डू यू हैव सम अदर वे टू इंट्रोड्यूस दिस थिंग इन द मार्केट? क्योंकि दे वांटेड टू शिफ्ट फ्रॉम फार्मा टू FMCG। मैंने कहा कि अच्छा जी प्रोडक्ट दिखाएं। इन्होंने प्रोडक्ट दिखाई, डिस्कशन किया, कुछ हमारा क्वेश्चन आंसर सेशंस चले। उनसे एक दिन का मैंने टाइम लिया, उनकी प्रोडक्ट ली, एंड देन आई केम बैक होम। उसको फिर थोड़ा सा मैंने स्टडी किया कि वो क्या है बेसिकली, उसको समझा, प्रोडक्ट को मैंने टेस्ट किया। उसके बाद मैंने उससे रेसिपीज क्रिएट कर ली। अच्छा जी, उस प्रोडक्ट से बिल्कुल जी। अच्छा। उससे क्रिएट करने के बाद उसको टेस्ट किया और उसको चेक किया कि फ्लेवर कैसा है और ये कैसा लग रहा है। एनीवेज बस उस तरह मैंने की और मैंने मल्टीपल रेसिपीज उसकी क्रिएट करके जब मैंने उस फार्मास्यूटिकल को बताया कि जी मैंने ये रेसिपीज क्रिएट की हैं, तो वो भी बड़े हैरान थे। पहले दे वर कंफ्यूज्ड। उनकी जो लॉन्चिंग थी बेसिकली वो इस्लामाबाद में थी। अच्छा। हम इस्लामाबाद गए, उस इवेंट से पहले तक वो भी कंफ्यूज थे और थोड़ा सा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी नर्वस थी उनकी कंफ्यूजन को देख के। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट थी। बात से कंफ्यूज थे कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि कैसा मुमकिन है कि रेसिपी बना दें। बिल्कुल, एक मतलब मेडिसिन से रेसिपी नहीं बन सकती ना। लोगों के जहन में ऐसा आएगा कि ये मेडिसिन को कैसे आप यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो जी फिर वो भी नर्वस थे, आई मीन कंफ्यूज थे। मैं भी थोड़ा उनको देख के नर्वस थी। लेकिन खैर जब वो नेक्स्ट डे इवेंट हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। इट वाज मच अप्रिशिएटेड बाय द ऑडियंस। वहाँ पे सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग और डायरेक्टर्स एंड HODs वहाँ पे मौजूद थे, डिफरेंट उनके सेक्टर्स के। तो हमने जो है वो न सिर्फ उसको प्रोडक्ट को वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया, बल्कि हमने टेस्टिंग भी करवाई। अच्छा जी। तो वो इतनी पसंद आई लोगों को, क्या बात है, कि लोगों ने बाद में अब ये देखा जा सकता है कि अब इस तरह से आगे चल के ये रेसिपी की शक्ल में आएगा। बिल्कुल जी, रेसिपी की शक्ल में नहीं आएगा। हम आपको एक प्रोडक्ट, हम आपको एक इंग्रेडिएंट दे रहे हैं। बेसिकली हमने उसको एज एन इंग्रेडिएंट इंट्रोड्यूस करा दिया। अब वो इंग्रेडिएंट है, अब वेरिएशन इज योर्स। मैंने उससे डिजर्ट्स बनाना सिखाए, स्मूदीज बताई, जूसेस सिखाए, सैंडविचेस बताए, ठीक है, गिव अवेज बताए कि किसी के यहाँ पार्टी पे जा रहे हैं तो गिव अवे बना के ले जाएं। तो वो दैट वाज लाइक अमेजिंग, बहुत जबरदस्त होने वाला है ये। बिल्कुल जी। तो पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी की पहली ऐसी प्रोडक्ट है जिसको हमने एज ए इंग्रेडिएंट यूज किया पाकिस्तान में। तो मैडम ये आपने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि जो कारनामा है ये कोई छोटा मोटा कारनामा नहीं है। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में फार्मास्यूटिकल में एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको आपने एज ए इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल। और एक ऐसी चीज जो रेसिपी की शक्ल में जो है लोगों तक पहुंची। बिल्कुल ऐसे ही है। फर्स्ट टाइम हुआ। बिल्कुल, मेरे जहाँ तक मेरी नॉलेज है
मैंने अभी तक किसी फार्मास्यूटिकल को कोई ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाते हुए नहीं देखा जिसको हम एज एन इंग्रेडिएंट यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो लकीली आई एम ब्लेस्ड कि अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट दैट चांस थ्रू अ पीआर कंपनी। एक बड़े अच्छे वो पीआर कंपनी है, उनसे मेरे बड़े अच्छे टर्म्स हैं। माशाल्लाह। उन्होंने मुझे इस फार्मास्यूटिकल को इंट्रोड्यूस करवाया और वो फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट मैंने लिया और फिर उसके बाद थोड़ी सी मैंने उस पर वर्किंग की और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसमें मैंने कुछ सेवरी चीज़ें लाइक मैंने सैंडविचेस भी बनाए उसके, मैंने उसकी स्मूदीज बनाई, अच्छा। शेक्स बनाए और लाइक जैसे लेमनेड बनता है हमारे इस तरह, यानी वाटर बेस्ड जो हमारे होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, मैंने वो बनाए। ठीक है जी। उसके बाद फिर अगर हम हेल्थ कॉन्शियस हैं तो मैंने हेल्दी डाइट के वे में मैंने जो है ड्राई फ्रूट के बॉल्स बना के उसमें इस प्रोडक्ट को यूज़ किया। अच्छा। जी जी। और फिर अगर बच्चों के लिए बनाने, जैसे हम ग्रैनुला बार्स बनाते हैं, एनर्जी बार्स बनाते हैं, उसमें इसको मैंने बिल्कुल जी इसको इस्तेमाल किया। और बाकी मैंने वहाँ पर जो ऑडियंस मौजूद थी उनको मैंने गिव अवे का भी आइडिया दिया जी, कि अगर आप ईद पे जा रहे हैं या किसी बर्थडे पे या किसी इवेंट पे जा रहे हैं तो आप ये बाहर से मिठाई का तो खैर आजकल ट्रेंड नहीं है, बट अगेन कल्चरल चीज़ है हमारी मिठाई की, तो आप ये हेल्दी ऑप्शन क्यों नहीं देते। वो बॉक्स मैंने पूरा उनको बताया कि इस तरह प्रेजेंटेशन करें आप और उसके साथ ये प्रोडक्ट ऊपर आप टाई अप करके दें कि जब वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं ऊपर से ये पाउडर स्प्रिंकल करें, क्योंकि ये पाउडर जो है आपका जब सैशे आप खोल लेते हैं तो उसको इमीडिएटली आपको कंज्यूम करना होता है। तो ये कि पूरी रेसिपी आप अपनी रेडी कर लेते हैं, उसके बाद जब आप इसको सर्व कर रहे होते हैं तो एट द टाइम ऑफ सर्विंग आप इसको उसमें ऐड ऑन करते हैं अपनी रेसिपी में। तो ये इंट्रोड्यूस किया, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज मच अप्रिशिएटेड। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, थैंक यू। तो आपने फर्स्ट टाइम एक और भी काम किया था पहले, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तो वो भी फर्स्ट टाइम आपने नहीं किया? जी जी बिल्कुल। कलरिंग आर्ट के ऊपर जो आपने एक क्या किया था, वो इवेंट क्या था, वो आप बताइए। ये भी बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। एक्चुअली ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि मैं खुद एक शेफ हूँ, तो ऑब्वियसली आप जब जिस फील्ड में होते हैं ना उसके लोगों से भी कनेक्टेड होते हैं और उसका जो दर्द होता है वो आप समझ सकते हैं। ठीक है। मैंने शेफ बनने के बाद मैंने जो है इसको, मैं फील्ड में नहीं गई बेसिकली। देखिए दो तरह के शेफ्स होते हैं, एक इंडस्ट्रियल शेफ्स होते हैं, एक सेलिब्रिटी शेफ्स होते हैं। तो मैंने मीडिया चूज किया रादर देन इंडस्ट्री। मैं मीडिया में आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह एक रिनाउंड फेस बन गई, लोग पहचानना शुरू कर दिया उन्होंने। तो अल्लाह का शुक्र है एक अच्छा हैंडसम पैकेज भी मेरे हाथ में आने लगा। बट वो जो बेचारे इंडस्ट्रियल शेफ्स थे जो एक वक्त में बहुत अच्छा कमा रहे थे, बट ड्यूरिंग कोविड तो यू नो सब बंद था। तो मेरी जब एग्जैक्टली बड़ा हाई टाइम था, बहुत लोग, कुछ लोगों का बिजनेस स्टार्ट ही उसमें हुआ और कुछ लोग जो है बेचारे बैठ गए बिल्कुल ना। हाँ ऐसे ही है। तो वो जो फूड सर्विसेज थी वो भी बंद हो गई, जो हमारी एप्स हैं सब बंद था। मेरी शेफ से बातचीत हुई तो वो बेचारे बहुत अपसेट थे इस चीज को लेके कि हम कैसे अपना जो है ना ब्रेड एंड बटर जो है उसको रन करें। वो चीज बस माइंड में थी और फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा इनोवेटिव करना चाहिए इस कम्युनिटी के लिए, बिकॉज दिस इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड कम्युनिटी एवर। आप ये देखें कि माजरत के साथ हमारे पाकिस्तान में टिकटॉक अवार्ड तो हो गए लेकिन शेफ्स को किसी ने ना पूछा, जो कि इतना रिनाउंड प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन, वन ऑफ द नोबल आई कैन से। क्योंकि देखिए शेफ वो होता है जो आपको फीड कर रहा होता है, शेफ वो होता है जो अपना वीकेंड स्पॉइल करता है। क्योंकि देखें हम कहीं डाइनिंग करने जाते हैं, कोई इवेंट चल रहा है ना, आप ये देखें वीकेंड पे बेचारा शेफ छुट्टी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जब वीकेंड होता है हम कहते हैं चलो लेट्स डाइन आउट, हम बाहर चले जाते हैं, ऐसे ही है। और शेफ वहाँ पे काम कर रहा है, वहाँ बेचारा काम कर रहा है। देखिए वो शख्स जो अपना वीकेंड स्पॉइल कर रहा है, अपने बीवी बच्चे छोड़ रहा है, उसके लिए कुछ होना चाहिए ना। तो बस ये सारे थॉट्स को मैंने एक जगह किया और राइट आफ्टर कोविड मैंने उसी कोविड में बैठ के पूरी प्लानिंग कर ली। मैंने एक मेगा इवेंट जो है अनाउंस कर दिया। उसमें 3 पार्ट्स थे हमारे। एक हमने रखी कलिनरी कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर हमने क्या किया कि आप शेफ तो बन गए, बहुत सारे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, बच्चों को सिखा दिया, शेफ बना दिया, डिग्री आ गई। व्हाट नेक्स्ट? व्हाट इज द जॉब सिक्योरिटी? वेयर आर दे गोइंग टू गेट द जॉब? अब एक वक्त में 500 शेफ निकल रहे हैं इंस्टीट्यूट से, इतने तो इंस्टीट्यूट ही नहीं है, जो कहाँ रखेंगे उनको? अकोमोडेशन ही नहीं है ना, कहाँ जाएंगे वो बेचारे?
तो उनके लिए क्या होना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इफ दे आर नॉट गेटिंग द जॉब, तो व्हाट इज द अदर वे, बाय द एंड कमाना तो है ना, क्या कैसे करेंगे? कमाएंगे? बिल्कुल सही। इस टॉपिक को लेकर इसमें हमने मल्टीपल टॉपिक्स रखे, ठीक है, और मैंने पहली बार ये काम किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने शुरू किया कि कराची के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑब्वियसली दे आर कॉम्पिटिटर्स ऑफ ईच अदर, तो एक कॉन्फ्लिक्ट, एक हेल्दी कंपटीशन कह लीजिए होता है आपस में, तो बाय द एंड प्रोफेशनल जेलसी तो होती है, वो सब जगह ही होती है, सब जगह होती है ना, दिस इज फैक्ट। तो मैंने ये किया कि जनाब उस कॉन्फ्रेंस के पार्ट में सारे इंस्टीट्यूट्स के एम्प्लॉइज, अच्छा अगर सीईओज हैं तो उनका एक पैनल डिस्कशन रखा, सारे सीईओज को साथ बिठा दिया। अच्छा, यानी कोई जेलसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं, बिल्कुल, सब अपना अपना ओपिनियन दे दें, ठीक है जी। फिर दूसरा पैनल डिस्कशन, उसमें हमने क्या किया कि जो उनसे जो नीचे वाला लेवल था, बिल्कुल जी, HODs हैं या वहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैंने लेवल का ख्याल रखते हुए उनको रखा पैनल डिस्कशन। देखिए, दैट वाज देयर इन माय माइंड because that was my brain child, मुझे पता था what is the central idea of that program, वो किया। ये that was the first part which I planned in the morning, ठीक है जी। कराची का बहुत बड़ा मशहूर 5 स्टार होटल है, वहां पे मैंने पूरा सुबह 9 से रात 9 तक का इवेंट किया। सुबह में ये काम किया, सारा दिन यही था। सेकेंड हाफ में कंपटीशन रखा। अच्छा, उस कंपटीशन में, और फिर उसमें से एक चीज जो वायरल ऐसी हुई कि उस बेचारे का, मैं बड़ी, वैसे तो मैं खैर खुश हुई जब लोगों ने कहा अरे समरीन आपकी चीज को रेप्लिकेट कर दिया लोगों ने ना। मैंने कहा हैव पेशेंस, नहीं कह सकते हैं हम, ये कहेंगे कि देखें रेप्लिका तो हमेशा ब्रांड की बनती है ना। हम ब्रांड थे, बिल्कुल जी, बना लिया रेप्लिका। आई एम हैप्पी कि लोगों ने रेप्लिकेट किया मुझे। तो हमने क्या किया कि उसमें हमने कंपटीशन रखा, कुकिंग कंपटीशन, उसमें हमने मल्टीपल फील्ड्स रखी और हमने ऐसी रेसिपीज मंगाई। हमने एक जो हमारा उसमें कंपटीशन में पार्ट था, कैटेगरी थी बेसिकली, वो थी फायरलेस कुकिंग। उसके बाद हर छोटे बड़े ने फायरलेस कुकिंग शुरू कर दी। खैर जी, हमने वो रेसिपीज मंगवाई। उसका सेंट्रल आइडिया ये था कि आप ऐसी रेसिपीज लेकर आए जो बड़े बड़े शेफ्स जो बेचारे घर बैठे थे, वो जिनसे मैं कनेक्टेड थी और दे वर अनएबल टू अर्न अ सिंगल पैनी, ठीक है, कि अगर आप इंडस्ट्रियल शेफ हैं और वो बड़े स्टोव्स या बड़े इक्विपमेंट्स या टूल्स आपके पास नहीं है मौजूद, तो उसके बगैर आप घर में कैसे कुकिंग कर सकते हैं। उनकी रेसिपीज शेयर करें और आप उसको मार्केट में सेल कैसे कर सकते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कंपटीशन का। सेल कैसे कर सकते हैं, रेसिपी तो बनाएं और सेल कैसे करें। तो वो रेसिपीज हमने वहां बनवाई, बनवा के वहां डिस्प्ले की, और दैट वाज लाइक अमेजिंग आउटकम। एंड देन लास्ट पार्ट जो था, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, वो थे हमारे अवार्ड्स। उन अवार्ड्स में भी हमने 3 कैटेगरीज रखी, क्योंकि देखें शेफ, अगेन शेफ एंड कुकिंग एक्सपर्ट, देखें जो घर में बना रहा है या इवन बहुत सारे चैनल्स पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन शेफ नहीं है। इवन बहुत सारे कुकिंग चैनल्स पे भी जो लोग काम कर रहे हैं, दे आर द सेलिब्रिटीज बट they are the public figures, but they are cooking expert, not chef, right? सब शेफ नहीं, गलत करते हैं। जो सेंसिबल अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसा नहीं करते, वो हमेशा यही कहते हैं कि हम कुकिंग एक्सपर्ट हैं, ठीक है जी। तो हमने 3 कैटेगरीज बनाई। एक हमने इंडस्ट्रियल शेफ्स रखे जो हमने होटल इंडस्ट्री से उठाए। कराची का कोई होटल हमने नहीं छोड़ा, इनफैक्ट पाकिस्तान के और शहरों से भी हमने लोगों को बुलाया था। हमारे पास क्वेटा से लोग थे, पेशावर से थे, लाहौर से थे, मुल्तान से थे। इन 4 सिटीज से, मेजर सिटीज से, और भी लोग थे, लेकिन ये दीज आर द 4 मेजर सिटीज। एक हमने इंडस्ट्रियल शेफ्स उठाए, फिर हमने सेलिब्रिटी शेफ्स की अलग कैटेगरी बनाई, और हमने होम शेफ्स की अलग कैटेगरी बनाई। अच्छा। और उनको करके ऑल टुगेदर हमने 80 अवार्ड्स दिए। 80 अवार्ड्स, 80 वेरी नाइस, 80 अवार्ड्स। बहुत जबरदस्त। तो दैट वाज द, लाइक मैं कहती हूँ कि माय ड्रीम केम ट्रू। और उसके बाद वो लोगों ने ऐसा टेक ओवर किया कि माशाल्लाह बहुत सारे लोग कतार में शुरू हो गए और फिर वो नो कमेंट इसके ऊपर कुछ नहीं। लेकिन एक देखें, बल्ब किसने इजाद किया? एडिसन ने। सबको पता है ना, तो वो क्राउन कुछ भी कर ले वो एडिसन के पास रहेगा। तो आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड कि बीइंग अ पायनियर वो क्राउन मेरे पास है। लेकिन इसका आइडिया होता है ना, तो आइडिया तो
जो आइडिया क्रिएटर होता है, मैं जी, जी, समझता हूँ कि वो तो आगे चल के बहुत सारे और भी क्रिएट कर सकता है आइडिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल आइडियाज की कमी थोड़ी है, बिल्कुल ऐसा ही है। और आई एम ग्लैड के लोगों ने स्टार्ट किया। चले देखिए, जो मेरा इस बेसिकली बात की वजह से लोगों को एक अवेयरनेस तो क्रिएट हुई ना कि करवाना चाहिए, तो और भी Exactly. मार्केट में लोग शेफ आए और होममेड जिस तरह से कुकिंग एक्सपर्ट हैं वो भी आए। बिल्कुल आए। और देखिए, जो मेरा मेन मोटो था ना, मुझे वो अचीवमेंट हो गई मेरी। क्या मेरा ये था कि हमारी जो कम्युनिटी है वो हाईलाइट हो जाए। बेसिकली अब बेशक मैं बैक फुट पे चली गई, फ्रंट फुट पे और लोग आ गए, कम्युनिटी तो आ गई ना, कम्युनिटी मेरे अपने लोग तो आगे आ गए। अब वो दे आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एट एवरी एंड मोस्ट ऑफ द स्टेजेस, लाइक अपर लेवल पे भी दे आर हाईलाइटेड, मिडिल पे भी और लोअर लेवल पे भी। तो लोगों को पता है जी ये कैटेगरी है और अब यही कैटेगरी है। सही बात है। सही बात है। अच्छा, आप कोई फलाही काम भी करती हैं, काफी सारे उसमें देखा जाता है, वो कोई एनजीओ भी नहीं बनाई भी। जी जी, इसका क्या राज है, ये समझ नहीं पाया मैं। देखें, ये बड़ा टची मैटर है मेरे लिए। और मैं एक बात जानती हूँ कि मैं जो है, क्या मैं कहूँ आपसे, चलें पहले मैं आपको ये बताऊँ मैं करती क्या हूँ। बेसिकली मैं ये करती हूँ कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, उन सब से मैं ओल्ड स्टफ कलेक्ट करती हूँ। ओल्ड स्टफ जी, उसमें सब कुछ शामिल है। उसमें कपड़े, हर तरह की चीज, जूते, बैग्स, इवन ज्वेलरी। जो चीज मैं कहती हूँ आपके लिए डिस्कार्डेड है, डू नॉट थ्रो अवे। आप फेंके मत उसको, आप मुझे फोन कर दें, मैं पिकअप भी करवा लूंगी। मेरे पास कुछ लोग मैंने रखे हुए हैं, वो जाके पिकअप भी कर लेते हैं। ठीक है, वो पिकअप करते हैं, वो मेरे पास जब वो चीजें आती हैं मेरे वेयर हाउस पर आती हैं। एक छोटा सा मैंने अपना एक अपार्टमेंट रखा हुआ है, वहां पे वो चीजें जमा होती हैं। मैं पर्सनली खुद जाती हूँ और जाके उन चीजों को सॉर्ट आउट करती हूँ। सॉर्ट आउट करके अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द फैमिली एंड अकॉर्डिंग टू द साइज। हर देखिए, मेरे पास जो पैकेट आ रहा है उसमें अगर किसी मेल के कपड़े हैं, जेंट्स के, हो सकता है उसका साइज बहुत बड़ा हो, लेकिन उसके साथ जो खातून का मेरे पास ड्रेस आया है वो साइज शायद छोटा हो, तो सेम फैमिली में नहीं जा सकता। तो उसको मैं कैटेगराइज करके उसे दे देती हूँ। उसके अलावा ऑब्वियसली ये काम मैं इसीलिए स्मॉल लेवल पे कर रही हूँ क्योंकि देखिए मुझे बड़ा डर लगता है। बहुत सारे लोग एनजीओज में अच्छा काम कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट अगेन यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है ना, जब आप एनजीओ खोलते हैं लोगों को ये होता है कि जी एनजीओज खोलें, कुछ फिर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। कोई एनजीओज खोलते हैं और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनके बड़े बड़े बैंगलोज होते हैं, फिर वो प्राडो में घूम रहे होते हैं। तो ये आई डोंट वांट, राइट। वो जिसके नाम पर पैसा है, सबसे बड़ी बात ये मैं ये कहती हूँ कि देखें, अगर आपको कोई पैसा दे रहा है, या तो वो खैरात है, या वो ज़कात है, या वो सदका है, तो वो पैसा हम कैसे खा सकते हैं? बिल्कुल सही है। किसी भी फॉर्म में नहीं। मैं एक मोबाइल का कवर भी नहीं ले सकती उस पैसे से। सही बात। लोगों का जमीर कैसे मान जाता है कि वो इतनी बड़े बड़े अपने एम्पायर खड़े कर लेते हैं। आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने एनजीओ नहीं बनाई। मेरा फिर भी इसमें सवाल है कि एनजीओ बनाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि जो एनजीओ है वो कोई गलती काम करे। नहीं, परसेप्शन पाकिस्तान में ऐसा है, परसेप्शन ऐसा है जो बन चुका है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत सारे पांचों उंगलियां बराबर नहीं, अच्छा भी काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग हैं और हर जगह होते हैं अच्छे लोग इतने हैं। जैसे हमारे पास तो देखिए उसमें कुछ वो कहते हैं ना, 5 फिंगर्स लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये एनजीओ का हिसाब से आप करेंगे, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसकी और सआदत दे, आप आगे भी इसको करते जाएं। और आप बिल्कुल ऐसे फैमिली को पॉइंट आउट करती हैं और उसके बाद वहां जाकर वो चीजें बिल्कुल सब मैं जानता हूँ, लेकिन अब वो ज़ाहिर है वो आप इतना हाईलाइटेड भी नहीं करती हैं इस चीज को। लेकिन अगर ये ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा एक एनजीओ की शक्ल में तो वो अच्छा नहीं होगा। आपकी बात सही है, लेकिन मैं एक चीज जानती हूँ, मैं लोग कहते हैं ना कि मैं जी के नहीं मरना चाहती, बल्कि मैं मर के जीना चाहती हूँ। वाह, मैं चाहती हूँ मेरे जाने के बाद बात है, लोग जो हैं कहें थी कोई समरीन जुनैद। क्या बात है, ठीक, ये चीज जीना चाहती हूँ, ये आपने बहुत बड़ी बात की। बहुत शुक्रिया। ये चीज इज लाइक इंस्पायर्ड बाय माय फादर, क्योंकि जब वो गए दुनिया से, उनकी प्रेजेंस में ही मैंने ये काम करना शुरू कर दिया था। मुझे बहुत खुशी मिलती थी इंटरनल, क्योंकि देखें कुछ चीजें होती हैं वो सिर्फ आप अपने लिए कर रहे होते हैं, अपने लिए इन द सेंस अपनी आखिरत के लिए, राइट। तो ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं किसी पे एहसान नहीं कर रही। लोग मुझे जब थैंक यू करते हैं, प्रेज करते हैं, मैं कहती हूँ नहीं, मुझे अल्लाह ने सिर्फ वसीला बनाया है। अल्लाह ही अजर देगा इसका, मुझे अल्लाह अजर, मैं आपकी अमानत आपको पहुंचाने आई हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास कोई शख्स आ रहा है और वो आके आपको ये कह रहा है कि जी मेरी फलानी मजबूरी है या फलानी प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व कर दीजिए,
तो मैं कहती हूँ आपको अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए बेशक कि अल्लाह ने इतनी बड़ी दुनिया में आपको चुना है, आपको चुना है, बिल्कुल सही बात क्योंकि है। अल्लाह ताला नाउजुबिल्ला नीचे नहीं आएंगे, वो हम्म, अपना कोई बंदा चुनते हैं किसी हम्म, काम के लिए। हम्म, और अगर कोई कुछ कह रहा है ना तो उसको झिड़के नहीं, उसकी जरूरत को मना नहीं करें, ये सोचें अल्लाह का शुक्र करें, शुक्राने के 2 नफिल पढ़ें कि अल्लाह मियाँ शुक्र आपका कि आपने मुझे चुना। हाँ, तो मैं कि लोगों उस को बंदे के दिल में डाला है कि इसके पास जाओ, ये तुम्हारी मदद करेगा। बिल्कुल, यू आर ब्लेस्ड कि कोई अल्लाह की मखलूक आपके पास आ रही है। और नॉट ओनली इंसान, मैं अगर आई मीन आपको अभी बताऊं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जस्ट अ मंथ अगो मैं घर वापस आई, मेरे भाई ने मुझे ड्रॉप किया, मैं अम्मी के घर से आई थी, तो ही केम टू ड्रॉप मी अप। बाहर वो होता है ना जब आप उतरते हैं गाड़ी से तो बातचीत कर रहे होते हैं, सी ऑफ करते वक्त हम दोनों कुछ वी वर इन द कॉन्वर्सेशन, तो मैं उससे बात कर रही थी भाई से, एकदम मेरी नजर पड़ी वहां ना एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा जो है वो वहाँ व्हील होता है ना, व्हील के अंदर जो रिम होता है उसके अंदर गोल गोल घूम रहा था, खड़ी हुई गाड़ी में ना। तो मैंने उसको देखा, मैंने वॉचमैन को कहा, मैंने कहा आप इसको प्लीज निकालें बाहर ना। तो कहने का बाजी तंग करेगा ये वो। मैंने कहा भाई मैं बात कर रही हूँ, आप निकालो तो सही, 2 मिनट तो निकालो उसको, मैं फिर देखती हूँ। तो वो आपको पता है फिर उसने थोड़ी देर तो निकाला, लेकिन मुझे लगा ही इज लीस्ट बॉदर्ड ना, कि अभी तो मेरे सामने कर लिया, मैं अंदर जाऊंगी अभी ये इसको छोड़ देगा उसको। मैंने क्या किया, मैं उसको खुद जब भाई चला गया मैं उसको घर ले गई। अच्छा, मैं घर ले गई। अच्छा मैंने क्या किया, पहले मैं अपना अंदर नहीं लेके गई, मैंने उसको बाहर रखा, मैंने कहा इसको थोड़ा सा दूध दे दूं, भूख लग रही होगी इसको, बहुत छोटा था। दूध लाके जब मैंने उसको बोल में रखा ना, तो आई ऑब्जर्व कि ही इज अनएबल टू इवन टेक अ सिप, वो पीना भी नहीं आ रहा उसको दूध, वो बहुत ही छोटा था, बहुत ही छोटा था। फिर उसके बाद मैं उसको अंदर ले गई, अंदर ले जाके मेरे पास एक सिरिंज रखी थी, मैंने उसको सिरिंज से निकाल के दूध पिलाया। अच्छा उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि आपको पता है हमारा गैस का इशू, सबके यहाँ गैस चली जाती है 10 o'clock। मैंने जल्दी जल्दी पानी जो है उसको गर्म करके मैंने उसको पहले पूरा जो है ना वॉश किया। वॉश करने के बाद फिर मैंने उसको मिल्क पिलाया, पिलाकर मैं अराउंड कोई रात को 3 बजे तक जागती रही हूँ कि ये सो जाए। और यकीन करें आप, यू वॉन्ट बिलीव मी, आई नो, बिकॉज दैट वॉज द मोमेंट विच आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। वो मुझे ऐसे लिक कर रहा था मेरे हाथ पे, वो मुझे लग रहा था मुझे थैंक यू बोल रहा है। उसके बाद वो ऐसा चिपका, एंड यू वॉन्ट बिलीव, वो आज तक मेरे घर में। माशाल्लाह। मैंने कहा थोड़ा बड़ा हो जाए, चलने लायक हो जाए, सेट हो जाए, उसके बाद फिर, और मे बी मैं उसको वैक्सीनेशन करा के उसको मैं ही रख लूं फिर ना। तो ये है थोड़ा सा मेरा ये है, आपके अंदर एक दर्द छुपा हुआ है जिसकी वजह से आप ये सारे काम करती हैं। बस फादर के जाने के बाद ये चीज मैंने बहुत बढ़ा दी। वजह उसकी है कि जब मेरे फादर गए और इतने लोग आए कंडोलेंस के लिए, जो कंडोलेंस के लिए आ रहा था ना, उसके सेकंड स्टेटमेंट जो होती थी ना कंडोलेंस के बाद, वो ये, रफीक भाई तो हमारे लिए ये करते थे, रफीक भाई, अच्छा हमें कुछ नहीं पता कि हमारे फादर किस किस और क्या करते थे। लोग इस तरह रो रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो उसके बाद अब इतना कुछ करते थे लोगों के लिए, अपने घर में भी नहीं बताया हुआ था किसी को भी। तो कुछ वो फैमिलीज जो मेरे फादर के साथ कनेक्टेड थी, अब स्टिल दे आर कनेक्टेड विद मी, माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ फैमिलीज में बच्चे बड़े होके दे आर ग्रोन अप, तो दे आर ऑन देयर ओन, तो उनको पे थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है। हाँ, और फैमिलीज ऑन बोर्ड हो गई। अब आपको पता है पाकिस्तान में कितने नीडी लोग हैं, बहुत ज्यादा। तो बस अब ये कि उनको थोड़ा सा कर रही हूँ कि ये मेरे फादर जो हैं उनको इसका सवाब पहुंचे। मैम ऐसा है कि हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप आई भी हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में बैठी हैं, और हम चाहते ही हैं कि बड़ी मुश्किल से आपसे हमें टाइम मिला है तो हम चाहते हैं कि आप एक ऐसी कोई रेसिपी बता दें जो बहुत जल्दी बनने वाली हो, ताकि आपसे एक रेसिपी लेना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम। ठीक है, ग्रेट, बिल्कुल जी, ये तो मेरा आपको पता है पैशन है। आप डोमेन डिसाइड करें, आपको फ्राइड चाहिए, आपको कोई शेक चाहिए, आई मीन लिक्विड फॉर्म में चाहिए, या कोई आपको आई मीन मेन कोर्स चाहिए, क्या चाहिए? आप फ्राइड की कोई बता दूं? अच्छा जी, बहुत क्विक सी बता देती हूँ मैं आपको, चीज सिगार्स बता देती हूँ, बहुत आसान, लिखने की भी जरूरत नहीं है, बैठ जाएगी दिमाग में। सिर्फ आपको 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 3 मसाले चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। आपने चिकन जो है श्रेड करनी है, बॉइल्ड चिकन, उसका ब्रेशा कर लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी चीज डाल दीजिए, कोई सी भी ले लें जो मौजूद है आपके पास, उसको भी आपने छोटा छोटा पीस किया, ऐसे ही रैंडम, काटे वाटे नहीं, हाथ से तोड़ लिया, वो किया। और स्प्रिंग अनियन यानी कि हरा प्याज, वो ले लिया आपने, उसको बारीक चॉप किया, तीनों चीजों को मिक्स किया। 3 इंग्रेडिएंट हो गए, 3 मसाले, ब्लैक पेपर डाला, सॉल्ट डाला, चिकन पाउडर डाला, दैट्स इट। इनको मिक्स किया, ब्रेड के स्लाइस आपने कटिंग किए, साइड्स उसकी कटिंग करके उनको ही यूज कर लें, क्रम्स बना लें, ठीक है। उसको आपने बेलन से फ्लैट किया, अंदर रखा आपने ये बैटर, रोल किया, रोल करने के बाद आपने पहले इसको एग में डिप किया,
ठीक है जी। और वही क्रम्स जो साइडों से हमने बना उसमें आपने कोट करके फ्राई कर लिया, एंजॉय करें केचप के साथ। वाह वाह, क्या बात है, यानी बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। सही बात है। तो रेसिपी के साथ साथ जो है वो आगे आपकी क्या विजन क्या है आपका, आगे क्या करना चाहती हैं? आगे बस मैं ये चाहती हूँ कि जो चीज़ मैंने सीखी है या जो मैं रिसर्चेस करती रहती हूँ, स्टडी करती रहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी मैक्सिमम नॉलेज मैं दूसरों को ट्रांसफ़र कर दूँ, ताकि मेरे जाने के बाद ये इल्म मैं अपने साथ ना ले जाऊँ, मैं लोगों को दे के जाऊँ। इसीलिए आई चोज दिस प्रोफेशन। और ये ट्रेनिंग सेशंस का जो सिलसिला मेरा शुरू हुआ आफ्टर लीविंग द स्कूल वेयर आई वाज टीचिंग, मैंने इसीलिए शुरू किया था कि मुझे जो नॉलेज है मैं चाहती हूँ लोगों को दूं, आगे पहुंचे वो स्प्रेड, ट्रांसफर हो, जैसे इल्म ट्रांसफर हो, कहते हैं ना इल्म बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल। तो वो ये होता है जब भी सेशन करने जाती हूँ मैं अपना गोल बना के जाती हूँ और वापस आने के बाद एनालाइज करती हूँ कि व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम माई ओन सेशन। मैं लोगों से पूछती हूँ बाय द एंड ऑफ द सेशन कि मुझे मेरा एरिया ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए, कोई एक अच्छी बात जो आपने इस सेशन से सीखी, नई थी आपके लिए, मुझे तारीफ नहीं चाहिए, और कोई एक ऐसी चीज जो हम बेटर वे में कर सकते थे, तो वो मैं आउटकम लेकर आती हूँ और लाने के बाद फिर वो मैं पढ़ती हूँ और फिर उसको नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशंस में कोशिश करती हूँ कि अप्लाई करूँ। क्या बात है। मोटिवेशन का कोई जुमला बताइए, जैसे कोई मोटिवेट होना चाहे तो क्या करे, क्योंकि आप एज ए ट्रेनर भी जाती हैं, मोटिवेशन देती हैं। और अगर मैं दो बता दूं तो दो बता दें हमारे ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा देखिए, मोटिवेशन के लिए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। देखिए मैं समझती हूँ आप कोई भी काम करते हैं ना, आपको कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसका आपको फियर होता है, खौफ, डर, ठीक है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। ठीक है, कभी आपको खौफ होता है कि जी मैं हार नहीं जाऊं, कभी आपको खौफ होता है मेरा आउटकम अच्छा नहीं आएगा, कभी आपको खौफ होता है मैं हार जाऊंगा, कभी खौफ होता है कि फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर मैं हार गया, ये इफ देन एल्स अगर मगर को छोड़ दें साइड पे। फियर को आप दो वेज हैं कंसिडर करने के, FEAR, फियर। ठीक है। फर्स्ट मीनिंग फेस नहीं, पहले मैं आपको नेगेटिव वाला बताती हूँ। फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। फॉरगेट एवरीथिंग, FEAR, फॉरगेट everything and run. This is the first option, which mostly people do. छोड़ दो डर लग रहा है, भाग गए। Second option, face everything and rise. wow, right? face everything and rise, क्या face करें और उसके बाद कोशिश करें, वही छोटी वाली बात, you will इंशाल्लाह rise and shine. सही है। ठीक है जी। दूसरी बात, आपको हमेशा ये याद रखना है कि every question has one answer, that is silence. Silence where like you cannot speak, where you are confused, where you do not know what to do, so keep yourself silent. Bas keep yourself silent. That is the best answer to the person who is next in front of you. वाह, ठीक है जी। दूसरी बात आपने क्या करनी है, सेकंड चीज आपको ये याद रखनी है कि स्माइल is the best reaction in every situation. वाह, क्या बात। आपको कोई गुस्सा कर रहा है, आपको कोई डांट रहा है, आपको कोई डिग्रेड कर रहा है, आप खाली स्माइल पास करें। देखें, अगर कोई शख्स आपसे लड़ रहा है या गुस्से में ना, आप स्माइल पास करेंगे, वो और चिढ़ जाएगा, अरे मैं डांट रहा हूँ, ये हंस रहा है। अल्टीमेटली वो हंसेगा खुद भी। और फिर जो कोई अच्छा इंसान होगा वही आपकी बात सेकंड करूंगी। अगर कोई अच्छा इंसान होगा कहेगा अरे मैंने इसको डांटा और वो हंस रहा है, शी और ही इज स्माइलिंग, वो आपको एक अच्छा सा हग करेगा, बात वहीं खत्म हो जाएगी। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। वन मोर थिंग, always keep it in your mind, there is no place for runners up, no place. So always try to be the part of every race and try to win. वही वाली बात, बल्ब किसने इजाद किया हमें पता है, एडिसन ने। उसमें कितनी वेरिएशंस आ गए, टच बल्ब्स आ गए, इंस्टा आ गए, हॉट लाइट्स, बहुत ज्यादा नहीं पता किसने किया, लेकिन जिसने इजाद किया था बल्ब वो याद है। विन करती है रेस, तो होता है ना कि फर्स्ट कौन आया, कोई नहीं पूछता सेकंड कौन आया, 10वें नंबर पे कौन था, सेकंड पे कौन था, इवन सेकंड का नहीं पूछते लोग। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स, इफ यू विल कीप इट इन योर माइंड देन डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। आपको कभी मुश्किल टाइम आया तो आपको कोई ऐसा कोई जुमला याद आता हो फादर का या आपके ऐसे कोई बुजुर्ग का जो आपको मोटिवेशन की तरफ ले आता हो, आपकी अपनी मोटिवेशन क्या बनती? मेरी अपनी मोटिवेशन
when I started participating in competitions, मैं थी बड़ी स्टूडियस, शुरू से पोजीशन होल्डर रही अल्हम्दुलिल्लाह, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में बड़े अचीवमेंट्स, लेकिन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने से बहुत डरती थी। सही है। वही वाला खौफ, डर कि जो है मैं हार जाऊंगी तो क्या होगा। ये मेरे फादर ने मुझे सिखाया था कि फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन और फेस एवरीथिंग एंड राइज। ये चीज उन्होंने सिखाई और उन्होंने कहा बेटा क्या होगा ज्यादा आप, मैंने कहा अब्बू जी अगर मैं हार गई कंपटीशन में तो पीपल विल कॉल मी लूजर। तो उन्होंने मुझे कहा, कहने लगे किसने कहा कि जो हार जाता है वो लूजर होता है। मैंने कहा फिर कौन होता है? फेलियर होता है। उसको यही कहते हैं, लूजर या फेलियर ही बोलते हैं, ये हमारा फेलियर और हम लूजर हैं। कहने लगे नहीं, जो हार जाता है ना, एक तो विनर होता है और दूसरा लर्नर होता है, जो सीखा है, उस हार से सीखा है उसने। कहने लगे जो जीतता है ना वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, मैं जीत गया। लेकिन जो हारता है ना वो सीखता है और उसके अंदर और जज्बा पैदा होता है कि मैं जीतूंगा। तो हर सिचुएशन में मैं यही चीज रखती हूँ कि अगर मैं अभी इस स्टेज पे हार गई हूँ तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, बिकॉज एंड में तो हर चीज अच्छी हो जाती है ना। क्या बात। तो ये क्या आप एंडिंग का इंतजार करें जब तक सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता। आखिर में आप हमें कोई ऐसा मैसेज दें हमारी नौजवान नस्ल को कि जो अगर आपके जो आप करती भी आई हैं, आपको अगर कोई फॉलो करे, उस पे आपके कैसे नक्शे कदम पे चल के आगे जाना चाहे तो क्या करें? देखें आजकल की जो नौजवान नस्ल है हमारी, वो बड़ी इम्पेशेंट है, उनके अंदर तहम्मुल नहीं है और ईगो बहुत ज्यादा है, ईगोइस्टिक है हमारे बच्चे आजकल के ना। किसी ने अगर एक थप्पड़ मारा है वो फौरन आस्तीन ऊपर चढ़ती हैं कि जी मैं तो 2 मार के दिखाऊंगा, मैं ये करूंगा। तो मैं उन बच्चों को, इनफैक्ट सबको आजकल, क्योंकि सभी शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, सबको एक मैसेज दूंगी कि प्लीज ये जो 3 लेटर वर्ड है ना, ईगो, ये 12 लेटर वर्ड्स रिलेशनशिप को स्पॉइल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इफ यू वांट टू कीप योर रिलेशनशिप एज यू हैव ऑलरेडी, तो ये ईगो वाला जो वर्ड है ना, इसमें से व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट रिमूव दिस ई एंड लेट इट गो। जो भी सिचुएशन है लेट इट गो, जाने दे एंड सेव योर रिलेशनशिप। और पर्सनली ये तो एक रिलेशनशिप की बात करें, एक पर्सनली मैं ये कहूंगी कि जी हमारे जो टीनेजर्स होते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अंदर ना कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा होता है। मैंने देखा है काफी बच्चों में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, मम्मी बात नहीं सुन रही, बाबा ये नहीं कर रहे, फ्रेंड ये नहीं कर रहा। दे जस्ट वांट टू बी हाईलाइटेड, दे आर एक्चुअली द, क्या कहना चाहिए आपको, अटेंशन सीकर्स होते हैं बेसिकली। तो उनके लिए मैं ये कहूंगी कि यू शुड नॉट बॉदर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। इफ यू फील लाइक कि देखें थिंग्स आर गोइंग अगेंस्ट यू, ठीक है, तो ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड कि एरोप्लेन ऑलवेज फ्लाई अगेंस्ट द विंड। क्या बात। हवा के डायरेक्शन के अगेंस्ट ही फ्लाई करता है और वो फिर ऊपर चला जाता है। जैसे तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने की। क्या बात है, बिल्कुल यही चीज हमने अंग्रेजी में कह दी, आपने खूबसूरती से बड़े अच्छे अल्फाज में उर्दू में समझा दी। बिल्कुल, तो बस ये जहन में रखें और कहते हैं ना कि दूसरों को भी जीने दें और खुद भी जिएं, अच्छा बोलें, अच्छा खाइए, अच्छा पहने, अच्छा सोचें। जो चीज बांटना चाहते हैं, जो चीज हासिल करना चाहते हैं, वही चीज बांटिए। खुशियां हासिल करना चाहते हैं, खुशियां बांटिए, ठीक है ना। सुकून चाहिए जिंदगी में, तो सुकून बांटिए, इंशाल्लाह जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। आपकी निगाह में, आपकी नजर में कामयाबी का मंत्रा क्या है? कामयाबी का मंत्रा मैंने आपको यही बताया ना, ये जो 2-3 चीजें मैंने आपको चंक्स में बताई हैं। एक तो ये है कि ऑलवेज कीप अ बिग स्माइल ऑन योर फेस, इट कैन विन योर हार्ट, राइट। तो आप स्माइल रखें और देखें, कहते हैं ना कि अगर तुमने अपने, ये तो हम हदीस भी है ना कि अगर तुमने अपने नफ्स पे काबू कर लिया तो दूसरा कदम तुम्हारा जन्नत में होगा। हैव पेशेंस, किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें और अपना टेम्पर, मुझे मालूम है कहना बहुत मुश्किल है, आई मीन कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, बट आपको पहला महीना बहुत जो है ना मुश्किल होगी, पेश आएगी, बट वंस यू आर इन प्रैक्टिस, यकीन करें यू कैन विन द वर्ल्ड। जैसे मेरा अल्लाह का शुक्र है मेरी किसी से लड़ाई नहीं होती। एक वक्त था मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आती थी, मैं रोती थी, मैं बहुत अपसेट हो जाती थी। मैं उनको भी बड़ा थैंक्स करना चाहती हूँ, भाई थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, जो ट्रबल क्रिएटर थे, उनको थैंक यू करती हूँ मैं बहुत ज्यादा। वजह उसकी ये है क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं कामयाब, रोते धोते मैंने अपनी जिंदगी गुजारी और एक सर्टेन टाइम के बाद आई रियलाइज कि नहीं,
आई डू नॉट हैव टू बॉदर दिस सराउंडिंग। मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, अपने फ्यूचर पे फोकस करना है, और उन्हीं लोगों ने बेसिकली मुझे पुश किया और मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ। यही बात है बिल्कुल। निकलने तो के ये लिए। कि आप किसी चीज को, वो कहते हैं ना कि पीपल विल थ्रो स्टोन्स ऑन यू, डू नॉट थ्रो देम बैक, कलेक्ट ऑल ऑफ जमा देम करें और उसके ऊपर एंड चढ़ें, मेक एन सक्सेस। एम्पायर। बिल्कुल। अपना एम्पायर बना, ऊपर चढ़ जाएंगे आप। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे मिलके। थैंक यू सो तो मच। नेक्स्ट किसी नशिस्त में, अभी दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है आपके साथ और हम नहीं बैठ सकते, तो इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी आपसे। इंशाल्लाह बहुत जरूर। शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतना टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया। आज आपने मुझे वो बातें कहने याद का करा। मौका दिया जो मैं अपने सेशंस में नहीं बोल पाती, सही। यहाँ पे मैंने ओपनली सब कहा। बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया, इनविटेशन के सलामत लिए। रहें जी, खुश रहें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। नाज़रीन, ये हमारी मुलाकात थी समरीन जुनैद साहिबा से, और इनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, और यकीनन आपने भी इनकी अफकार से फ़ायदा उठाया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। और अगली किसी नशिस्त में हम फिर किसी कामयाब शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। और आखिर में इस उम्मीद के साथ कि आप रखेंगे अपना बहुत ख्याल, अपने मेज़बान गज़नफ़र जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।